हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। और जिन लोगों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है या फिर गेट क्वालिफाई हो चुका है तो वो पीएचडी एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको पीएचडी से रिलेटेड आपसे कुछ हमने क्वेश्चंस पूछे थे कि आपको कहाँ कहाँ पर डाउट है पीएचडी को लेकर। तो काफी सारे बच्चों ने वहां पर क्वेश्चन रेज करे, बट उनका जो एक कंबाइन हमने क्वेश्चन निकाले टोटल करके तो वो 16 से 17 क्वेश्चन निकले। ठीक है, तो उन सारे 16 से 17 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले। इस वीडियो को ऐसे नहीं बनाया गया है कि जो केवल और केवल मैथ के लिए बेनिफिशियल हो, वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो जो भी स्टूडेंट पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और आप उनके साथ इसे शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग पीएचडी इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें गाइडलाइन ही नहीं पता है या उन्हें एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं पता। कुछ लोग एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद ही बीच में स्टक हो जाते हैं कि एप्लीकेशन में जो चीजें मांगी है वो उनके पास नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग जब एप्लीकेशन भी कर देते हैं तो फिर शॉर्ट लिस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, या फिर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए तो इंटरव्यू में समस्या आती है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं और जहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने दिया था कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हैं तो जो आपकी एडमिशन कमेटी है वो ये जानना चाहती है कि हम जिस स्टूडेंट को एडमिशन देंगे उसका पीएचडी के लिए पर्पस क्या है, उसका पीएचडी को लेके मोटिवेशन क्या है कि व्हाई ही वांट टू परस्यू, ही और शी वांट टू परस्यू पीएचडी। तो आपको जब भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है तो उसमें आपको बताना होता है कि आप एज अ रिसर्चर आपके पास कौन कौन से वो पोटेंशियल स्किल है जिसके लिए आप सोचते हो कि आप पीएचडी एडमिशन के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हो। केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने से ही हमें पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल जाता है। काफी सारी चीजें ऐसी रहती हैं आपको जो बतानी पड़ती है एडमिशन कमेटी के सामने कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है या मेरा एकेडमिक्स ऐसा रहा, मुझे पीएचडी का मोटिवेशन यहाँ से मिलता है। जैसे आप बता सकते हैं कि एकेडमिक्स के लिए बता सकते हैं कि यदि किसी को एकेडमिक में जाना है, कि हायर एजुकेशन में जाना है, किसी को रिसर्च के अंदर जाना है, तो उसका मोटिवेशन हो सकता है पीएचडी का। मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। किसी का इंडस्ट्री ओरिएंटेशन हो सकता है कि मैं रिसर्चर बन के मैं इंडस्ट्री में हेल्प करूंगा, क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्री रिसर्चर्स को हायर करती है। ठीक है, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन के कुछ भी काम करना चाहेंगे, राइट। जैसे बहुत सारी टेक्निकल फॉर्म्स होती है तो वो इंडिपेंडेंटली रिसर्च हाउस में बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आपको ये बताना होगा कि यू हैव द पोटेंशियल एंड स्किल एज अ रिसर्चर। if you are hoping to pursue PhD then you must have put the time and effort। आपको पूरा समय लगाना चाहिए उसमें और पूरे प्रयास करना चाहिए कि जिससे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो ऐसा लगे कि आपने तैयार करा है। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे या बहुत सारे एसओपी के सैंपल्स मिल जाएंगे, और बच्चा करता क्या है कि कभी उसने ये प्रैक्टिस तो करी नहीं है तो वो उसी एसओपी में एडिट कर देता है। और जब आप किसी दूसरे का एसओपी एडिट कर कर लेके जाते हैं तो क्लियरली पता चल जाता है कि बच्चे ने खुद से लिखा है या फिर आपने कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ही ऐसे होते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता। अब यदि सपोज करो एडमिशन कमेटी में आपका एसओपी ओपन करके बैठे हैं वो और उन्होंने पूछ लिया कि इस वर्ड का क्या मतलब है और आपने कॉपी पेस्ट करा है, तो आप वहां पर पकड़े जाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जो भी आप पीएचडी एडमिशन से डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है और उसे आपको तैयार करके देना है, तो कोशिश करिए वो डॉक्यूमेंट आप अपने वर्ड्स में ही लिख कर दे, आप अपनी बेस्ट नॉलेज से उसे प्रिपेयर करें। ठीक है, जो जो उसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स करने की कोशिश करिए। कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये बताना होता है कि आप एकेडमिक्स में कैसे हैं, फिर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला पीएचडी करने का, फिर यदि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है तो फिर आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं के आंसर करने होते हैं। जो जितना अच्छा आंसर लिख देता है उसका उतना ही बढ़िया एसओपी बन जाता है। ओके, इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की। बेसिकली ऐसा सोचा जाता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और रिसर्च प्रपोजल है बोथ आर सेम, बट नॉट।
बोथ आर नॉट सेम। जैसे आप बहुत जगह देखते होंगे कहीं पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की जरूरत नहीं होती, वहां पे हमें रिसर्च प्रपोजल की जरूरत होती है। और कहीं कहीं पर पीएचडी के अंदर भी रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। तो रिसर्च प्रपोजल मांगने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको रिसर्च के बारे में आइडिया है, और यदि आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, आप इन प्रोसेस हैं, तो आप उसे यदि एक्सटेंड करना चाहते हैं या उसी पे फर्दर काम करना चाहते हैं, तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल में कोई एक प्रॉब्लम जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है उसे मेंशन करके, या जो अपना बेस्ट आइडिया है उसे वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। A research proposal is a document of around 3000 to 4000 words, मतलब पूरी की पूरी डिटेल वहां पे आपको ब्रीफ करनी होगी, outlining the research you are going to undertake. ठीक है। The majority of university require PhD applicants to submit a research proposal when applying for a PhD position. ठीक है। तो आपसे यदि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जा रहा है तो वो अलग चीज है, रिसर्च प्रपोजल मांगा जा रहा है तो वो अलग चीज है। रिसर्च प्रपोजल में आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए व्हाट इज रिसर्च। ठीक है। और आप किस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है। अपना बेसिक आइडिया, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जिस टॉपिक पे आपने लिखा है उसी टॉपिक पे आपको पीएचडी का टॉपिक मिल जाए। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा ये बोलता है कि सर हमें कैसे लिखे रिसर्च प्रपोजल। तो बेसिकली आपको, जैसे गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे आप मैथ्स से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं या हिस्ट्री से, किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, तो उस वाली वेबसाइट पे जाके आप अपना जो सब्जेक्ट के कीवर्ड्स होते हैं वो कुछ कीवर्ड्स वहां पे डाल दीजिए, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसेंट पब्लिकेशंस है वो आपको मिल जाएंगे। उन पब्लिकेशंस को आप पढ़िएगा। ठीक है। कुछ पब्लिकेशंस आपको ओपनली एक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो सभी का एब्स्ट्रैक्ट तो रिसर्च वेबसाइट पे मिलता ही मिलता है, तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़िएगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि उसने अपने इस रिसर्च वर्क में क्या काम किया है या किस प्रॉब्लम को लेके वो यहाँ पे कंक्लूजन निकालने वाला है। ओके। तो रिसर्च प्रपोजल में आप ये सारी चीजें मेंशन करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ओके। अब इससे नेक्स्ट आते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन। बहुत सारी एनआईटीज ये चाहती है, आईआईटीज में तो मोस्टली नहीं होता है, बट कहीं कहीं पे प्रेजेंटेशन मांग ली जाए, बट एनआईटी में देखा गया है कि मोस्टली एनआईटीज में मांग ली जाती है, या फिर कहीं पे यूनिवर्सिटीज में भी मांग ली जाती है। तो ये ओवरऑल हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। तो जहां पे भी आपसे पीपीटी की डिमांड करी जाती है कि यू हैव टू प्रेजेंट ए पीपीटी फॉर 10 to 15 मिनट और 20 मिनट, जो भी वहां पर टाइम रखा गया है, तो आपको जब भी पीपीटी प्रेजेंटेशन करनी हो, बेसिकली प्रेजेंटेशन है कि आप अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं इन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपीटी। ठीक है। कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप जब किसी चीज को इलेबरेट कर रहे हैं तो वो इलेबरेट करने का तरीका क्या है, आप उन्हें समझा रहे हैं कि आप उनसे पूछ रहे हैं, है ना, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप जो अपने टूल्स यूज कर रहे हैं उनमें आप कितने इफेक्टिव हैं। ठीक है। और अल्टीमेटली आपका जो आई कांटेक्ट है वो कैसा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली पीपीटी प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो कितने टाइम की होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर कितनी लंबी पीपीटी बनाएं। तो आप अपनी जो पीपीटी बनाएं वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की बनाएं। ठीक है। 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट्स की। जब आप अपने वर्क को रिप्रेजेंट करने जाते हैं ना, तो जब आपने अपने आप मेहनत करी हो और आपको पता रहता है कि हर पीपीटी पे क्या वर्ड आपने लिखा है, किस पॉइंट को लेके क्या कंसीडरेशन है, तो वो चीजें आप इतने अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं कि जो आपने 15 मिनट का काम सोच के करा होगा वो आपका 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा, है ना। और ऐसा बहुत बार लेक्चर्स में भी होता है कि जब आप अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर करके जाते हैं तो वो आप 1 घंटे का करके जाओ और सबको समझ में भी आएगा अच्छे से, और वो आपका 40 मिनट 45 मिनट ऑलमोस्ट में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपकी जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट दे वांट योर प्रेजेंटेशन टू कवर। प्रेजेंटेशन में लिखेंगे क्या। ठीक है। प्रेजेंटेशन में सबसे जो पहली स्लाइड्स है उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन का टॉपिक डाल सकते हैं, टाइटल, फिर उसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप कौन है, आपका एकेडमिक कैसा है, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगी हु यू आर। ओके। फिर उसके बाद आते हैं आप जिस टॉपिक पे बनाना चाह रहे हैं, आप डिफरेंशियल पे बनाना चाह रहे हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप में बनाना चाह रहे हैं, रिंग में,
लीनियर अलजेब्रा में बनाना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में, रियल में, जिस टॉपिक पे भी आप बना रहे हैं उसमें से भी एक सब टॉपिक आपको सेलेक्ट करना होता है। और फिर सबसे पहले जो 2-3 पेज होते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू देना होता है, और फिर आप आ जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे या स्पेसिफिक मेथड पे या जो भी एक टॉपिक है उस पे आ जाएंगे, और फिर आप उससे रिलेटेड कंटेंट वहां पर डालेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डालेंगे, कुछ सॉल्यूशन डालेंगे, और सबसे लास्ट में जब आप पीपीटी को एंड कर रहे हो तो ये मत भूलिएगा कि आप जो अपनी ऑडियंस है उनसे ये पूछ लें कि इज देयर एनी क्वेश्चन। ठीक है, जो वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं उनका अपना बेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ आंसर करिएगा। सो दिस विल बी योर पीपीटी प्रेजेंटेशन। ओके, फिर इससे नेक्स्ट एक चीज और आती है, हाउ द प्रेजेंटेशन शुड बी डिलीवर, कैसे डिलीवर करें। अब बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि जहां पे प्रेजेंटेशन की बात आ जाती है वहां पसीना आने लगता है। फिर प्रेजेंटेशन आप बनाकर लेके जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे पीडीएफ में प्रेजेंटेशन बना के चल देते हैं, है ना। और जब आप पीडीएफ में प्रेजेंटेशन बना के ले जाते हैं तो हो सकता है कि पीडीएफ में आपका जो ओरिएंटेशन हो वो लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट हो। ठीक है, और जब आप पोर्ट्रेट में करेंगे तो साइड में ब्लैक्स दिखाई देगा। जैसे अभी इसमें आप देख रहे हैं आपको पूरा पीपीटी दिखाई दे रहा है, साइड में जो है वो मैंने छोटी इसलिए कर रखी है क्योंकि आपको क्लियरली पीपीटी विजिबल हो। अदरवाइज आपने दूसरे लेक्चर्स में देखा होगा पूरे सेशन में, मतलब पूरे स्क्रीन पे पीपीटी दिखाई देती है। तो जब आप पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं तो बेसिकली दिस इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट। इसका जो नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट। तो इसे आपको एमएस पावर पॉइंट में ही बनाना चाहिए, वो सबसे बेस्ट टूल है। उसके साथ आप, जैसे मैं ये पेन टैब यूज कर रहा हूँ, आपके पास पेन टैब है आप वो यूज कर सकते हैं, आप लेजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपीटी प्रेजेंटेशन आपको पीपीटी एमएस पावर पॉइंट में ही बनानी चाहिए। ओके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का कि एलिजिबिलिटी क्या है, किसी के 50% है, किसी के 45 है, किसी के 55 है, किसी के 60 है, तो क्या हम पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जब अपनी एकेडमिक्स आप पढ़ रहे हैं, एकेडमिक्स में है, तो एक सेकंड रखिएगा। हाँ जी, तो जब आप अपने एकेडमिक्स में हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 60 से ऊपर तो बनी ही रहे, 60% से ऊपर, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो वैसे तो 55% पे जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है या लोकल यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको 55% में एडमिशन मिल जाएगा, बट जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है तो वहां पे आपको जो परसेंटेज क्राइटेरिया वैसे तो लिख के 60% रखते हैं, बट उसके बाद भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग आईआईटी, एनआईटी या नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट्स है उनमें अलग अलग क्राइटेरिया सेट रहता है। ठीक है, तो आप कम से कम ये कोशिश करिए कि आपके 60% मार्क्स हो, यदि सीजीपीए है तो आपका 6.5 से ऊपर सीजीपीए हो। ठीक है, दूसरा इसके बाद आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे साइंस में तो मैथ में तो केवल नेट जेआरएफ होता है, एनबीएचएम टीआईएफआर होता है। इसके अलावा यदि आप केमिस्ट्री में चले जाएं, फिजिक्स में चले जाएं, तो वहां पे बहुत सारे एग्जाम और मिल जाते हैं। जैसे फिजिक्स में आपको जेस्ट मिल जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में इंस्टीट्यूट्स की काफी सारे और मिल जाते हैं। आईसीएआर करके एक टेस्ट होता है, जीपैट, आईसीएमआर करके होता है, आई थिंक ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, डीएसटी इंस्पायर, ये तो सभी जगह मिलती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, है ना, ये एकेडमिक्स के ऊपर मिलती है। तो आपके पास ये इस तरह के एग्जाम क्वालिफाई है तो भी आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनका बेनिफिट क्या होता है, जैसे नेट का तो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है केवल, बाकी नेट क्वालिफाई बच्चों को या गेट क्वालिफाई बच्चों को या जेआरएफ को तो पूरी फेलोशिप मिलती है, जबकि गेट और नेट वालों को हो सकता है कि थोड़ा कम पैसा मिले, बट हाँ यदि वो एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं तो फेलोशिप ना होने के बाद भी वहां से इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल जाती है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो ऐसा करती है कि जो नेट गेट है इन्हीं के बेस पे आपको एडमिशन के लिए बुला लेती है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि या तो अपना ही अलग से एग्जाम लेती है, राइट, या फिर आपके पास नेट गेट है तब भी अपना अलग से एग्जाम लेते हैं। जैसे आईआईटीज, बहुत सारी आईआईटी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कि जब बहुत नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होती है तो वो पहले तो नेट या जेआरएफ की ही वो रखती है, नेट जेआरएफ गेट की रखती है कि इन तीनों में से कोई एग्जाम क्वालिफाई है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके बाद भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है तो फिर वो रखते हैं एक अपना टेस्ट कि उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, जो बच्चे उस टेस्ट को पास करते हैं वो जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में और बाकी को रिजेक्ट करके घर भेज दिया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। जैसे हम मेरठ में है तो मेरठ यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस भी कंडक्ट कराती है। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराती है कि जिसका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है वो बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है वो आपके रिजर्वेशन अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। ठीक है। जैसे कोई SC ST में है तो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा, ओबीसी में तो परसेंटेज कम नहीं होता, कोई फिजिकली डिसेबल है तो वहां पे परसेंटेज कम हो जाएगा। ओके। नाउ एग्जाम्स फॉर पीएचडी। अभी वैसे तो हमने पीछे बात कर ली बट यहाँ पे बिल्कुल आपको सेक्शन वाइज मिल जाएंगे। जैसे CSI और UGC नेट होता है इस JRF के लिए। ठीक है। गेट का टेस्ट होता है और अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी टेस्ट है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, IISc बेंगलोर अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता है, IISc PhD मैथमेटिक्स के लिए भी टेस्ट लेता है। ठीक है। जेस्ट का एक एग्जाम होता है, ये फिजिक्स के लिए होता है। ठीक है। NBHM अपना एक एग्जाम लेता है, ये मैथमेटिक्स के लिए है। TIFR अपना एक एग्जाम लेता है। ठीक है। ISI कोलकाता भी अपना एग्जाम लेता है। तो UGC CSI नेट ये ऊपर हो गया। ठीक है। अच्छा ये CSI और UGC ये तो हमारे वाला हो गया साइंस का। अदरवाइज आपको UGC नेट भी मिल जाता है। ठीक है। UGC नेट JRF भी मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम है जिनके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी गेन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना इट डजंट अश्योर कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल ही जाएगा। उसके बाद भी पर्सनल इंटरव्यू तो होना ही होना है। तो आप तैयारी करें स्पेशली पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि आप नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद बच्चों का क्वेश्चन था कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता रहता कि मैं नेट के बाद क्या कर सकता हूँ, JRF के बाद या गेट के बाद। वो अपना सर्टिफिकेट लेके बैठे ही रहते हैं। ठीक है। तो यदि आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होता है इस तरह से जो नेशनल लेवल का एग्जाम है, उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम कैन गेट इनटू IIT, NIT, IIT, IIIT, CF, सेंटर फॉर ये क्या है, CFTI का मीनिंग में भूल गया क्या था। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर सो अ कैंडिडेट नीड्स टू क्वालिफाई गेट कट ऑफ इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन गेट की कट ऑफ या JRF। ठीक है। क्योंकि जितने NITs है, IITs है, IIITs है वो गेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यदि आपका गेट स्कोर अच्छा आ जाता है, गेट में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो आपको इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने में आसानी हो जाती है। ठीक है। जो NIT है, IITs है, इनकी आपकी फिर काउंसलिंग भी होती है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो आपको वहां पे अपनी फीस जमा करनी होती है, उसके थ्रू जाएंगे। ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का कि गेट वर्सेस JRF, इसमें कौन बेहतर है। ठीक है। बेसिकली जो गेट है वो दो काम करता है। गेट के थ्रू आपको MTech में एडमिशन मिल जाता है, गेट के थ्रू आपको PhD में एडमिशन मिल जाता है। यदि आप MTech में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है 12,400 रुपए, जो NITs और IITs में ही मिलती है। किसी अदर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में डिपेंड करता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप होती है कि उस इंस्टीट्यूट के पास कितना फंड है और वहां की क्या पॉलिसीज है, तो वो वहां पर कितना स्टाइपेंड देते हैं। ठीक है। जबकि आप PhD करते हैं तो गेट में भी PhD के लिए जैसे अभी स्टेट यूनिवर्सिटीज आओगे तो वहां पे गेट के थ्रू फेलोशिप नहीं मिलती। जो आपका नेट क्वालिफाई है उससे आपको 3,000, 4,000, 8,000 रुपए वेरी करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वहां पे फेलोशिप मिल जाती है। बट यदि आप IIT से या NIT से PhD कर रहे हैं और आपका गेट क्वालिफाई है तो आपको वहां पे 25,000 पर मंथ, 28,000 पर मंथ आफ्टर 2 ईयर वहां पे स्टाइपेंड मिलता है। और अब आई थिंक ये वाला स्टाइपेंड रिवाइज भी हो गया है कि 31,000 जैसे आपको फेलोशिप मिलती है JRF में, वैसे ही आपको फेलोशिप यहाँ पर भी मिलती है। जबकि जो JRF है बेसिकली JRF PhD के लिए है। स्पेशली जब आप JRF के थ्रू कहीं भी PhD करने जाते हैं तो JRF आपकी अपनी फेलोशिप है, जो एक एजेंसी आपको मतलब फंड दे रही है PhD परस्यू करने के लिए। बट जो गेट की फेलोशिप है दिस इज इंस्टीट्यूट फेलोशिप, ये इंस्टीट्यूट देता है आपको PhD परस्यू करने के लिए। ठीक है। तो गेट की फेलोशिप में आपने देखा होगा कि गेट की फेलोशिप कभी लेट नहीं होती क्योंकि वो इंस्टीट्यूट से रिलीज होनी होती है। JRF की फेलोशिप लेट हो जाती है क्योंकि वो एक अलग बॉडी से रिलीज होनी होती है। ठीक है।
तो आपको JRF में मिलता है 31,000, पहले 2 साल के लिए मिलता है। और क्योंकि अब ये स्टाइपेंड इंक्रीज हो गया, पहले 25,000 मिलता था तो अब 31,000 हो गया है, और 2 साल के बाद 28 मिलता था तो अब कितना हो गया यहाँ पे 35,000। और अभी भी स्टाइपेंड हाइक की बातें चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाला फ्यूचर आपका और ज्यादा ब्राइट हो, आपको और ज्यादा स्टाइपेंड इसमें मिलने लगे, जिससे आप एक बढ़िया रिसर्च विदाउट एनी टेंशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। इससे नेक्स्ट था इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर हम क्या चीजें इंक्लूड करें, क्या चीजें इंक्लूड ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे while not all PhD programs require interview, some do, including many overseas. If you are invited to a PhD interview, take full advantage of the opportunity you have been given by preparing. Effectively review your research on the department. Prepare to talk about your PhD research goals. यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि जहां पर भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट जरूर चेक कर लें कि वहां पे जो प्रोफेसर्स हैं, वहां पे जो आपकी एडमिशन कमेटी में मेंबर होंगे, उनके इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनका वर्क किस टॉपिक पे है। और यदि आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट मैच करता है तो आप कोशिश करिए कि उनके जो इंटरेस्ट में काम हो चुका है आप उसे एक बार रिव्यू करके जरूर जाए, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि आप उनके बारे में कुछ जान के आएंगे और फिर वहां पे आप प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला भी अच्छा फील करेगा और आप भी अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले तो एक पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उसके अंदर आपको अपने PhD गोल्स बताने होते हैं, आप PhD क्यों परस्यू करना चाहते हैं, अपना रिसर्च इंटरेस्ट, ये सब। ठीक है, इंपॉर्टेंट इशू। फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, तो फिर आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट बताएंगे अपने टॉपिक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इशू इन योर फील्ड, क्या वहां पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, PhD रिज्यूम में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यदि वहां पर वो लेकर बैठे हैं तो उसके बारे में वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, रिलेवेंट ग्रांट प्रोजेक्ट, यदि कोई स्टूडेंट पहले से कोई प्रोजेक्ट ग्रांट करा चुका है या किसी प्रोजेक्ट में काम कर चुका है तो वो उससे रिलेटेड वहां पर इंफॉर्मेशन दे सकता है, या वो सामने वाले पूछ सकते हैं क्योंकि आपने SOP में या अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें मेंशन किया होगा। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस की बात बता सकते हैं। कुल मिला के आपको अपना पूरा टोटली जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है आपके साथ, जिससे आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ दीज थिंग्स मेक्स मी स्पेशल। ओके, वो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना हो बट आपके पास है, तो आप उसे बताने से वहां पर मत चूकिएगा। आप जरूर बताइएगा कि वहां पे आप किस तरह से आपने चीजें अचीव करी है। पिछले एक इंटरव्यू की बात बताता हूँ मैं, जैसे पीछे की स्टूडेंट थी, उसका इंटरव्यू हुआ तो कई सारी यूनिवर्सिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया और फिर उसने अपने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा। तो जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में जाके ये चीज बताई कि मेरे कई सारे रिजेक्शन हो चुके हैं और फिर मैं अपना पढ़ाना शुरू किया, तो फिर उन्हें वो मतलब काफी इंप्रेसिव लगा कि खाली बैठने की बजाय आपने काम करना सेलेक्ट करा, जो कोरोना टाइम था। राइट, तो जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपकी गेन्स हैं, जो भी आपने अचीव किया है वो वहां पर जरूर शेयर करें। ठीक है, बट रिलीवेंट होने चाहिए, इररिलेवेंट ना हो, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, You're fit with your target PhD program, question about the PhD program, life as a PhD student। ठीक है, कि मतलब आप PhD स्टूडेंट PhD में एडमिशन लेने के बाद अपनी लाइफ या अपना जो फ्यूचर है वो किस तरह से देखते हैं, तो उसके बारे में भी एक अपना जैसे बोलते हैं ना कि हमें अपना 5 ईयर प्लान या 10 ईयर प्लान की 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे, तो ऐसे ही वहां पे पूछ लिया जाता है कि सपोज करो हमने आपको PhD में एडमिशन दे दिया, ठीक है, आपको एडमिशन मिल गया, तो आप 5 साल बाद अपनी लाइफ कैसे देखते हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े जेन्युइनली देने होंगे। ठीक है, और हाँ, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर ना पता हो तो बड़े पोलाइटली आप उसे मना कर दीजिएगा। कभी भी ऐसी कोशिश मत करिए कि आप सामने वाले को घुमा देंगे, क्योंकि वो जो वहां बैठे हैं वो आपके बॉस हैं, तो आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, सब्जेक्ट वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, एज वाइज भी, हर चीज में सुपीरियर है। तो कोशिश करिएगा कि बी जेन्युइन इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू कमेटी। ओके, अब इससे नेक्स्ट आता है कि जब कहीं पे आपसे रिसर्च प्रपोजल की बात करी जाती है, या बच्चों ने भी पूछा कि सर हम कैसे चेक करें कि रिसर्च क्या चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक बड़ा आसान सा तरीका बताया कि आप कहाँ पर चले जाइए, आप गूगल स्कॉलर पर चले जाइए। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको सारे के सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ मैंने जनरल डेटाबेस लिखा है कि ये कुछ जर्नल्स है आपके। ठीक है, इसके अंदर
साइंस के, मैथ के, सभी के हैं, राइट, क्योंकि कोई भी जो पब्लिशर रहता है वो सभी टॉपिक्स के पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशली पर्टिकुलर डोमेन वाइज हो जाते हैं तो उनकी बात अलग है। तो जैसे अफ्रीकन जर्नल्स ऑनलाइन है, बायोमेड सेंट्रल है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, EBSC को होस्ट है, ठीक है, एल्सेवियर है, ये बड़ा फेमस है ना। मेजोरिटी जितने भी साइंस के पब्लिकेशंस है वो आप ये मानिए कि मेजोरिटी पब्लिकेशंस एल्सेवियर से आते हैं, ठीक है। एमरेल्ड पब्लिशिंग है, जेस्टर है, ठीक है, इससे भी काफी आते हैं। ओपन एक्सेस जर्नल, इसके अंदर आपको जितने भी पेपर मिलेंगे वो सब एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे विदाउट पेइंग एनी फीस। तो ओपन एक्सेस स्टडी भी बहुत सारे लोग पब्लिश करते हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि लोग उसे ज्यादा एक्सेस कर पाते हैं, लोग उसे ज्यादा साइट कर पाते हैं, ठीक है। प्रोक्वेस्ट, सेज इंटरनेशनल, साइंस डायरेक्ट इसी का ही है, एल्सेवियर का ही पार्ट है, स्प्रिंगर, ठीक है, टेलर एंड फ्रांसिस, वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो ये कुछ जनरल डेटाबेस है, आप सर्च करके देखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कुछ पब्लिकेशंस के नाम बताइए, ठीक है, जनरल डेटाबेस के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एल्सेवियर है, साइंस डायरेक्ट है, वाइले है, ठीक है, टेलर फ्रांसिस है। या आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुछ क्या बोलते हैं अरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने नाम से उतर गया। हाँ, रिसर्च जर्नल्स के नाम बताइएगा, ठीक है। तो जर्नल्स में बेसिकली अलग चीज और आ जाती है कि एल्सेवियर के अंदर ही जैसे मैथ है, मैथ में ऑपरेशन रिसर्च है, लीनियर अलजेब्रा है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें आपके कौन कौन से जर्नल्स, स्पेशली जैसे एक आता है क्लीनर प्रोडक्शन आता है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर ही बहुत है, उसके अंदर पेपर आना, आप मतलब मान लीजिए साइंस वाले स्टूडेंट का कि वो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का काम कर रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे पब्लिकेशंस के आपको नाम पता हो तो फिर वहां पे मतलब थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि ये स्टूडेंट सही में पीएचडी करने की मर्जी में है, पीएचडी के इंटरेस्ट में है, कि इसने पहले से काफी सारी चीजें जान रखी है। और यदि आप एज अ फ्रेश स्टूडेंट जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा एज अ फ्रेश स्टूडेंट, एडमिशन मिल जाएगा, बट एक फ्रेश स्टूडेंट होने में और एक थोड़ा सा इंटरेस्टेड स्टूडेंट होने में कि उसे जानकारी पता है, आज का टाइम है डिजिटल, और आजकल कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आप तक ना पहुंचे। यदि आप उस तक नहीं पहुंचे हैं तो वो आपकी कमी है, ठीक है। वो आपके लिए, आपके पास तक पहुंचने के लिए तैयार है, आपको बस एक बार टाइप करना है गूगल पे और वो आपके पास आ जाएगी। तो कोशिश करिए जब आप पीएचडी में जा रहे हैं तो पीएचडी के लिए थोड़ा सा ग्राउंड बेस तैयार करके रखें कि क्या स्टडी चल रही है, कौन सी पब्लिकेशंस है, किस पब्लिकेशन में कहाँ पे पेपर आ रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था बच्चों का कि पीएचडी विद गवर्नमेंट जॉब, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, ठीक है, और अब वो जागे हैं या अब उनका नेट क्वालिफाई हुआ है, गेट जेआरएफ हुआ है कि अब वो पीएचडी करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, हर गवर्नमेंट के अंदर होता है कि आपको 2 साल की या 3 साल तक की आपको लीव मिल जाती है, स्टडी लीव मिल जाती है फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। बट वो एक टेन्योर होता है कि जैसे आप अपना प्रोबेशन पूरा कर लेते हैं, 2 साल पूरा कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो आप पीएचडी गवर्नमेंट जॉब के साथ भी कर सकते हैं, बट फिर से एक चीज सुनिएगा, जब आप 2 जगह से रेगुलर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, आप 2 जगह से एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते, एक आप जॉब कर रहे हैं, एक आप पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी इज ऑल्सो फुल टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी है तो हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ भी कर पाए, आप अपनी जॉब करते हुए, बट यदि आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो वो आप अपनी जॉब के साथ साथ नहीं कर सकते, आपको जॉब से लीव लेनी ही होगी, ओके। फिर इसके बाद आती है जॉब्स आफ्टर पीएचडी। ये जो रिसर्च करा है डेटा, ये हमारे साथी आशुतोष मिश्रा ने करा है, तो उन्होंने काफी सारी चीजें बहुत इसके अंदर अच्छी इंक्लूड करी है। जॉब्स आफ्टर पीएचडी, जैसे हम तो बात करते हैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, मैथमेटिक्स टीचर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, एक असेसमेंट स्पेशलिस्ट, सेंसस ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, लोन ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, गेम थ्योरी एक्सपर्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मैथ के स्टूडेंट होने के बाद इन्होंने बेसिकली लिखा है, ठीक है। वैसे इसके अंदर इन्होंने सभी कुछ कवर कर दिया, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ये तो आपका कॉमन हो गया, आप
मैथमेटिक्स टीचर बन सकते हैं यदि आप मैथ्स से हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आप आज के टाइम में चाहे आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, मैथ्स से हैं, साइंस से, किसी से भी है, आप उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों को जरूरत होती है कि कोई भी उन्हें ऐसे बंदे मिले जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हो और वो घर बैठ के काम करें या ऑफिस वर्क करें, तो आपको वहां पे वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जॉब मिलती है। ठीक है, असेसमेंट स्पेशलिस्ट, सेंसस ऑफिसर, ठीक है, ये आपकी पोस्ट निकलती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं यदि आप इकोनॉमिक्स से, यदि आप कॉमर्स से हैं। ठीक है, यदि आप कॉमर्स में पीएचडी या इकोनॉमिक्स में पीएचडी रखते हैं तो आप बैंकिंग वाले सेक्टर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आप टेक्निकल हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे आप मैथमेटिशियंस हैं तो आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर में आपको मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, जो शेयर मार्केट है, तो आप वहां पे अपना टेक्निकल नॉलेज यूज कर सकते हैं। लोन ऑफिसर बन सकते हैं यदि आप इकोनॉमिक्स से या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए कुछ आपको ज्यादा चाहिए नहीं खास, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, बाकी उनकी ट्रेनिंग होती है, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। ठीक है, और यदि आप पीएचडी कर लेते हैं किसी भी चीज में तो वहां बन जाते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक है, और स्पेशलिस्ट बनने के बाद जैसे यहाँ पे लोन ऑफिसर लिखा है, तो आप बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहां के टॉप जो ऑफिसर्स रहते हैं उसमें आप इंक्लूडेड होंगे। आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट मैथ के इकोनॉमिक्स से पीएचडी भी कर रहे हैं और आफ्टर पीएचडी दे विल बी इकोनॉमिस्ट। ओके, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पीएचडी के बाद। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि नेट या फिर पीएचडी कौन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दोनों की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे क्या बड़े ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश अपना नेट नहीं कर पाए और उन्हें छोटे एग्जाम्स में जाना पड़ा, लाइक पीजीटी, टीजीटी या फिर स्कूल वाले एग्जाम में जाना पड़ा और उन्होंने वो एग्जाम क्रैक करके अपनी जॉब ले ली। बट अब क्या है, अब उन्हें लाइफ में थोड़ा सा समय मिला है, परिवार सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो चाहते हैं कि हमारा नेट क्वालिफाई हो। क्योंकि देखिए जब भी आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो नेट एक इस तरह का एग्जाम है कि वो आपको सोचने का एक तरीका देता है। क्योंकि यदि आप एमएससी करके नेट की तैयारी नहीं करते हैं, जैसे आप एक चीज समझिएगा, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और नहीं करते हैं, इन दोनों ही चीजों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका सोचने का लेवल, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, आपको समाज को देखने का तरीका वो बिल्कुल बदल जाता है। आप लॉजिकल बात करते हैं चीजों पे, बट जब आप तैयारी नहीं करते तो हो सकता है कि आपसे कोई भी ऐसे ही आदमी बहस करने लगे और आप उसका जवाब ना दे पाए। राइट, इसी तरह से यदि हम एजुकेशन में बात करें तो नेट का एग्जाम सबसे हाईएस्ट एग्जाम है। मास्टर डिग्री के बाद यदि आप नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होती है, आपको पता चलता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, कौन से ऐसे हॉट टॉपिक्स है जहां से आपसे चीजें पूछी ही जाती हैं या जो आपके एकेडमिक्स में हमेशा आएंगी ही आएंगी काम। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है कि जिस पर्सन ने नेट की तैयारी करी है और जिसने नहीं करी है, उनके पढ़ाने के तरीके में, उनके टीचिंग में, उनकी नॉलेज में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय के बाद नेट क्लियर करना चाहते हैं केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने मास्टर्स कर रखी है। तो नेट का अपना अलग सेटिस्फेक्शन है, पीएचडी के अपने अलग गोल्स हैं। तो यहाँ पे हमने नेट और पीएचडी दोनों के अंदर ही डिफरेंस बताया है कि आप क्या करें और क्या ना करें। ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपके गोल्स क्या है। ओके, इफ यू आर नॉट फैसिनेटेड बाय डॉक्टर टैग, यदि किसी को डॉक्टर टैग चाहिए तो उसे तो पीएचडी करनी ही होगी, या तो उसे एमबीबीएस करना होगा, और यदि एमबीबीएस किए बिना उसे डॉक्टर बनना है तो फिर उसे पीएचडी करनी ही होगी। बट आपको नहीं चाहिए डॉक्टर का टैग, देन यू कैन बी लेक्चरर, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो आप अपना नेट का एग्जाम कर सकते हैं। इफ यू डो नॉट विश टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ अ टॉपिक बट लव टू रीड अ लॉट एंड स्टडी अ लॉट, नेट इज फॉर यू। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि इन डेप्थ से मतलब है कि आप उसके रिसर्च पॉइंट में नहीं जाना चाहते हैं, आप केवल जो एकेडमिक में यूज होना चाहता है, एकेडमिक में यूज होता है, आप उस लेवल तक रहना चाहते हैं और उस पर आप रेगुलरली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेट के लिए जा सकते हैं। बट यदि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको ये देखना है कि ये जो आप चीज पढ़ रहे हैं कोई भी, इसे आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम में, या कोई भी प्रॉब्लम है मैथमेटिकल है या किसी और सब्जेक्ट की है, उसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंटेशन में जाना है तो आपको पीएचडी की जरूरत है, और इंप्लीमेंटेशन में नहीं जाना तो आप नेट भी
कर सकते हैं। इफ यू वांट टू एक्वायर ए गवर्नमेंट जॉब, सिंपली पीएचडी विल नॉट डू गुड फॉर यू, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर नेट साइड बाय साइड। अब ऐसा यहाँ पर क्यों मेंशन करा है कि बहुत सारी, आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं या अभी गवर्नमेंट का ही रूल है, कभी बोल देते हैं कि नेट प्लस पीएचडी चाहिए, कभी बोल देते हैं पीएचडी चाहिए, कभी बोल देते हैं खाली नेट चाहिए। तो अल्टीमेटली जो नेट है, नेट के थ्रू ही आपके सारे रास्ते जाते हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करनी है तो आपको नेट चाहिए, ठीक है। वो वहां पे पीएचडी का क्राइटेरिया लगा देते हैं कि पीएचडी होनी चाहिए, तो आपको पीएचडी भी नेट के थ्रू ही मिलेगी, क्योंकि यदि आपका नेट या जेआरएफ या गेट नहीं है या आपने कोई ऐसा नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं पास करा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस निकालना पड़ेगा। बट आपकी लाइफ में मास्टर्स होने के बाद फिर भी इसकी कमी तो रह ही जाएगी। और जब इसकी कमी रह जाती है, इवन मैंने देखा है कि लोग पीएचडी करने के बाद भी इसके लिए डेस्परेट ज्यादा रहते हैं कि मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए, है ना। जिसका नेट क्वालिफाई हो गया उसे इतनी टेंशन नहीं रहती कि मेरी पीएचडी हो जाए, बट जिसकी पीएचडी विदाउट नेट है उसे इतना डेस्परेशन रहता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर्स देखे हैं जो एनआईटी से, आईआईटी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, बट यदि नेट नहीं हुआ तो उनके दिल में एक चीज रहती है कि बस मेरा किसी तरह से नेट हो जाए। तो नेट मतलब एक तरह से अपने आप में एक ड्रीम है। जो भी मास्टर्स लेवल का स्टूडेंट है, यदि उसने मास्टर्स में अच्छा पढ़ा है और वो आगे जाना चाहता है, एकेडमिक्स में हायर में जाना चाहता है, तो उसका गोल ये रहता है कि मैं नेट की तैयारी करूं और मुझे नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो। ओके, पीएचडी के लिए मैंने आपको बता दिया कि यदि आपको बिना एमबीबीएस के डॉक्टर चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू डू पीएचडी, ठीक है। आफ्टर पीएचडी आप बहुत सारी जगह एज अ एक्सपर्ट नॉमिनेट हो सकते हैं। आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है वो तो आपका रहता ही रहता है, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं। फिर पीएचडी होने का एक फायदा ये भी होता है कि आपने जैसे एमएससी के तुरंत बाद आपकी पीएचडी हो गई तो फिर आपका नेट है या नहीं है ये आपको फर्क पड़ता होगा, बट सामने वाले को रिक्रूट करते हुए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि आपकी पीएचडी है, एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है, देन यू आर एलिजिबल टू रिक्रूटमेंट, ठीक है। If you love reading books of various kinds of so much that you don't get bored getting into the depth of the subject or topic, PhD is for you, ठीक है। जब आप किसी भी, अब ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है, आपको लगेगा कि ये क्या ही चीजें लिख रखी हैं। जब आप कभी भी रिसर्च पेपर पढ़ोगे, जिस बच्चे को रिसर्च में इंटरेस्ट ही नहीं है और जिसने कभी सोचा भी नहीं है कि मुझे रिसर्च में करना क्या है या मुझे जाना कहाँ पर है, तो उसे जब रिसर्च पेपर आप दोगे तो उससे बड़ी बोरिंग चीज लगेगी। बट इसी के उलट जिस बच्चे को पीएचडी में जाना है वो रिसर्च पेपर में ये ढूंढेगा कि मुझे क्या चीज समझ में आ रही है और क्या नहीं आ रही है, ठीक है, और वो कोशिश करेगा कि उस पेपर को किसी तरह से डिकोड कर पाए और जो हो सकता है रेफरेंसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ गोल्स क्या है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, अपनी लाइफ से, वो क्या है। आपकी नेट से पूरी हो रही है, आप नेट कर सकते हैं, आपकी पीएचडी से पूरी हो रही है, आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था कि अप्लाइड वर्सेस प्योर मैथमेटिक्स, इसमें से हम किसके साथ जाएं। अब देखिए, जब भी आप कहीं पर भी जाएंगे तो टॉपिक आपको अपनी मर्जी का मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा केवल एक सीन में पॉसिबल हो सकता है जब आपका पहले से कोई रिसर्च वर्क चल रहा हो, ठीक है, और आप उस रिसर्च वर्क में गुड एनफ हो, तो फिर सामने वाली जो टीचर है, जो भी आपके गाइड है, उन्हें भी एक पॉजिटिव हैंड मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा कि इस स्टूडेंट के साथ मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, तो आप उसी वाले टॉपिक पे अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके बावजूद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जहां पर कहें कि जी मुझे अप्लाइड में करनी है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिले, ठीक है, आपने ऑपरेशन में कहा तो आपको ऑपरेशन रिसर्च ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। जो टॉपिक वहां पर अवेलेबल है, जिन गाइड के अंडर में सीटें खाली है, आपको अलॉट होंगे वो, तो आप इतना हार्ड एंड फास्ट मत होके जाइए। यदि आपका कोई रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है पहले से कि मुझे अप्लाइड में करनी है या प्योर में करनी है, और यदि आपको पहले से पता है कि मुझे कहाँ पर करनी है, तो फिर आप उसी जगह अप्लाई करें जहां पर सीटें वैकेंट है और वो वाला टॉपिक अवेलेबल है, ठीक है। It is the application of mathematical methods by various fields such as physics, engineering, medicine, business, computer science। ऐसा आप देखते भी हो कि अप्लाइड के अंदर बेसिकली आप चाहे मेडिकल की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम हो, चाहे ऑपरेशन रिसर्च की प्रॉब्लम हो, किसी की भी हो, कंप्यूटर साइंस की हो, ठीक है, मेडिकल की हो, हर जगह की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। जैसे ऑपरेशन रिसर्च है, उसको आप
किसी भी इंडस्ट्री में भी यूज करोगे, मेडिसिन में भी यूज करोगे, बिजनेस में भी यूज करोगे, कंप्यूटर साइंस वहां पे भी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो सब जगह आप यूज करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को। अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, लॉयर, थ्योरेटिकल इन्वेस्टमेंट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के बाद बन सकते हैं। जबकि प्योर मैथमेटिक्स में क्या है, वहां पे जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, वहां पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी भी सेट का है या जो भी आपको दी जा रही है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या क्या चीजें कह सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर थ्योरी में आप चले जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अलजेब्रा में चले जाते हैं। स्पेस की बात करते हैं, ज्योमेट्री में चले जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी में चले जाते हैं, या एरोनॉटिकल साइंस में चले जाते हैं आप, ठीक है। एंड चेंज मैथमेटिकल एनालिसिस में चले जाते हैं आप, तो वहां पे आप अलग बात करते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या चीजें वहां पर अवेलेबल है, आपका पहले से कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या नहीं है, और पहले से रिसर्च एक्सपीरियंस हो तो फिर आप वहीं पर जाइएगा जहां पर आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच हो रहा हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने पहले से अप्लाई कर दिया और पता चला वहां पर जाके उस रिसर्च एरिया में सीट ही खाली नहीं है, तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि सारी चीजें आपकी परफेक्ट थी, ओके। academic institution and research institute, aerospace analytics and forecasting organization, consumer products companies, energy systems firms, ये आपकी इसके अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं पीएचडी इंटरव्यू बैच की, क्योंकि हमने जो लास्ट ईयर गेट एग्जाम होने के बाद पीएचडी बैच स्टार्ट करा था, उसके अंदर हमारे 100 स्टूडेंट्स में से 48 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ 2022 में, जिसमें बहुत सारे एनआईटीज में गए, आईआईटीज में गए, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया, बीएचयू में गया, और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने ऑप्ट नहीं करा एडमिशन, या कुछ सर्कमस्टेंसेस रही जिसमें उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। ये 40 स्टूडेंट वो हैं जिनका एडमिशन हुआ। तो यदि आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहते हैं हमसे कि पीएचडी इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करी जाए, किस तरह के वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से आप अपना पर्सनल इंटरव्यू तैयार करें, कैसे आपको टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करनी है, कैसे आपको बाकी सारी चीजें अच्छे से तैयार करके प्रेजेंट करनी है इंटरव्यूअर के सामने, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पीएचडी प्रिपरेशन बैच 2023-2024, जिसके अंदर आपको मिलेगा मॉक इंटरव्यू सेशन मिलेंगे, कि हमारी तरफ से आपको कुछ पैनल में रहेंगे टीचर्स जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि जो वहां पे पूछे जा सकते हैं, ओके। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे होंगे, जिससे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिल्कुल बेसिक से ही पूछा जाता है, आपसे बहुत हाई फाई कोई नहीं पूछता है। एडमिशन गाइडेंस मिलेगा कि आप कहीं पर एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए असिस्ट होंगे। एसओपी राइटिंग के लिए आपको सैंपल्स भी मिलेंगे, एसओपी राइटिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। इंट्रोडक्शन सेशन आप अपना कैसे तैयार करें आपको वो भी मिलेगा। टेक्निकल सेशन आप मैटलैब मैथमेटिकल को कैसे यूज करते हैं, या उसके अंदर कुछ जो बेसिक्स है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं पे क्या होता है कि आप जब पीएचडी करने जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको मैटलैब की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, मैथमेटिका की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टूल्स ऐसे हैं जो आपको वहां पर यूज करने होते हैं अपने डेटा एनालिसिस को करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो वो टूल्स आपको आने चाहिए। यदि बेसिक लेवल पे आ जाए तो आप मतलब प्रो लेवल पे तो अपने आप भी करते करते सीख सकते हैं। बट आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कैसे मैट्रिक्स यूज करते हैं, कैसे वहां पे आप मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, कैसे रैंक निकाल सकते हैं, तो जो बेसिक आपको मिलेगा वो टेक्निकल सेशंस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। एंड फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बैच इज गेस्ट सेशन होंगे आपके आईआईटी एनआईटी के स्कॉलर्स से, जो हमारे पहले पास आउट है या उससे भी पहले जो भी अच्छे स्कॉलर्स हैं। अच्छे तो वैसे सारे ही, जो एनआईटी आईआईटी में चला गया उसने भी मेहनत ही करी है स्टूडेंट ने, तो वहां से जो भी स्टूडेंट अवेलेबल होंगे वो आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन करेंगे, आपको बताएंगे कि पीएचडी एडमिशन में आपको किस तरह से हेल्प मिल सकती है, प्लस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वो हेल्प करेंगे। फिर इसके अंदर हमने कुछ सेशंस गेस्ट सेशन इंटरनेशनल स्कॉलर से भी रखे हैं, कि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिला है, राइट। नेट के बैच में तैयारी करते करते उनका फॉरेन में एडमिशन हो गया, तो वो स्टूडेंट भी आपको यहाँ पर इंटरेक्ट करने के लिए मिलेंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन करिएगा इस वाले बैच को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं आपसे पीएचडी प्रिपरेशन बैच में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड आई होप कि आपको ये वाले वीडियो
बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको इस वाली वीडियो में वैल्यू मिले, आपको पीएचडी से रिलेटेड आपके डाउट्स दूर हुए हो, तो इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।